सुशील पंडित जैसे योद्धा जो कश्मीर से निकाल के भगा दिए गए, 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों जिनका कोई गुनाह नहीं था, जो अपनी पूजा पद्धति, अपने साहित्य पढ़ने लिखने में उनका ध्यान था, उन लोगों को मार के भगा दिया। 2.5 लाख लोगों की हत्याएं, रेप, मर्डर कर दिया। आज जगह जगह वो लोग कहां कहां कैसे कैसे अपनी मेहनत करके स्थापित हुए हैं, और उन 5 लाख लोगों में से कभी कोई आतंकवादी नहीं बना। लेकिन ये मक्कार कश्मीरी मुसलमान कहता है कि देखिए बेरोजगार नहीं है इसलिए हम आतंकवादी बन जाते हैं, ये जो है मासूम लोग हैं, इनको पुलिस ने मारा था, किसी ने आर्मी वाले ने मारा था, इस वजह से ये आतंकवादी बन जाते हैं। इनके आतंकवादी बनने के तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन 2.5 लाख जो 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के भगा दिया हो, उनकी बहनों का, बेटियों का, बच्चियों का, बलों का मर्डर, रेप सब कुछ हुआ, उनमें से एक आतंकवादी नहीं बना। तो यह आतंकवाद की एक फैक्ट्री थी जो वहां की सरकारों की देखरेख में चलती थी और दिल्ली उस पर आंख मूंद करके रहती थी। तो जब तक सरकार ने इस पे एक एग्रेसिव पोस्चर लिया, और वर्तमान सरकार के बहुत सारे लोगों के बारे में मेरी राय बहुत बेहतर नहीं हो सकती, लेकिन ये जो 2 लोग हैं, भारत का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इन 2 लोगों को मैं क्रेडिट देता हूं कि इन्होंने पूरे तरीके से सही मौका देख करके भारत के आंतरिक हालात, क्योंकि इस देश में 30 से 35 करोड़ के बीच में मुसलमान रहते हैं जिनका मानना है कि राष्ट्र कुछ नहीं होता, उम्मा होती है, जिनके लिए भारत का संविधान महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए उनकी किताब महत्वपूर्ण है। ये तमाम सारे लोग जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते थे, जो भाईचारे की बात करते थे, इन्होंने कभी ये मुद्दा नहीं उठाया कि कैसा इस देश के अंदर एक सरकार है, एक राज्य है जहां मुसलमान है, वहां का संविधान भी अलग है, वहां की विधानसभा भी अलग है, वहां हिंदुओं को मारा जाता है, वहां हिंदुओं के माइनॉरिटी के लेवल पे भी अधिकार नहीं है। तो कभी हम उनके अधिकारों की बात करें, अपने अधिकारों की बात, तो यहां से लेकर यूएनओ तक पहुंचाते हैं। इन सब लोगों का एक साइलेंट सपोर्ट था। तो ये जो दोनों मैंने बात बताई 370 और 35 पे आई, लेकिन उसमें एक कमाल का काम इन्होंने ये किया, और भारत की बौनी सरकार 1954 में जो थी वो किस तरीके से दबी कि 1954 में जो भारत के संविधान में आर्टिकल 35 पे इंसर्ट किया गया वो तो आर्टिकल बन गया, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य ने कहा कि हमारा संविधान, जम्मू कश्मीर का संविधान 1956 में उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ और 1957 के अंदर जनवरी में उसे लागू कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर का जिन लोगों ने संविधान न देखा वो ये देख ले कि जम्मू कश्मीर का ये संविधान था, और ये जम्मू कश्मीर का संविधान आप ये मान के चलिए इसमें ऐसी ऐसी धाराएं, इसमें ऐसे ऐसे प्रोविजन किए गए हैं कि आप डर जाएंगे। आपने केरला का संविधान, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, पंजाब का संविधान देखा? नहीं देखा। लेकिन यह संविधान की कॉपी मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि अगर दिल्ली की गद्दी पे ये 2 लोग ना आते और इनका थॉट प्रोसेस क्लियर ना होता, तो यह संविधान जो जिहादी डॉक्यूमेंट है, जो आतंकी डॉक्यूमेंट है, यह आतंकी डॉक्यूमेंट के साये में पिछले 70 सालों में हजारों हिंदुओं को, हजारों भारत की सेना के लोग कश्मीरी जिहादियों और आतंकवादियों के हाथों मारे गए हैं। सेना से नफरत इसलिए नहीं थी, सेना से नफरत इसलिए थी कि सेना वहां भारत राष्ट्र की प्रभुसत्ता को स्थापित करती थी और प्रदर्शित करती थी और उस सत्ता का प्रतिनिधित्व करती थी। कश्मीरी पंडितों को इसलिए नहीं माना कि उन्होंने किसी की जमीन लूट ली हो। कश्मीरी पंडितों, हिंदुओं को मारने के पीछे मंशा यह थी कि जब तक ये रहेंगे तब तक भारत राष्ट्र, वंदे मातरम, जनगण मन वहां जिंदा रहेगा। इसलिए एक सुनियोजित तरीके से उसी राज्य का एक आदमी पहली बार भारत का मुसलमान गृह मंत्री बना। 2 दिसंबर 1989 जब देश में वीपी सिंह की सरकार थी, किस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत यह खेल हुआ कि इस महबूबा मुफ्ती का बाप मुफ्ती मोहम्मद सईद भारत का पहला गृह मंत्री बना 2 दिसंबर 1989 को। और क्या मंसूबा था, और कश्मीर के जितने भी सेकुलर, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट सब मक्कार मिले रहे
और इस शख्स ने दिल्ली में गृह मंत्री के पद पे बैठने के बाद मात्र 8 दिन में अपनी बेटी के झूठे अपहरण का खेल किया। जिन शक्तियों ने वीपी सिंह को मदद की थी वो अंतरराष्ट्रीय शक्तियां थीं, उसी के दबाव में इसको मुफ्ती को भारत का गृह मंत्री बनाया गया। उसी के दबाव में वीपी सिंह ने प्रॉफिट मोहम्मद के पैदाइश के दिन को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एक पूरे ड्रामे के तहत 2 दिसंबर को शपथ ली, 8 दिसंबर को अपनी बेटी रुबैया सईद का झूठा अपहरण की कहानी गढ़ी और उन्हीं ताकतों के दबाव में 4 बड़े अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी छोड़े गए। ये जो जैश-ए मोहम्मद का चीफ है मसूद अजहर, ये यही घुमा करता था कश्मीर में। और कमाल देखिए कि सिर्फ अपनी बेटी का अपहरण इसलिए कराया कि 4 आतंकवादियों को छोड़ना था, छोड़ दिया, लेकिन यह सिलसिला चलने लगा। एक गुलाम नबी आजाद है, अल्लाह जाने वो नबी से आजाद है, कांग्रेस का गुलाम है कि जाने कांग्रेस का गुलाम है, नबी से आजाद है, भगवान जाने। उसे दिल्ली में सेकुलरिज्म चाहिए और कश्मीर के अंदर वो चाहता है निजाम मुस्तफा हो। उसके घर से भी एक बच्चा गायब हो गया, 27 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया। फिर सैफुद्दीन सोस के घर से कोई लड़की गायब हो गई, फिर 7 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया। मुझे लगा कि इन का मिला जुला मुश्तरका या नहीं ज्वाइंट एजेंडा था कि इस तरीके से भी हम आतंकवादियों की मदद कर सकते हैं। तो कश्मीर में जो 7वां कश्मीरी हिंदू पंडितों का यानी कश्यप ऋषि के असली वंशज जो थे उनका 7वां पलायन कश्मीर से 1990 में हुआ और यह सब चलता रहा, किसी ने पूछा नहीं। आज तो किसी एक के मर जाने पे बड़ा यहां यूएनओ तक जाते हैं, मानवाधिकारों की बात होती है, इंसानियत की बात होती है, सबके साथ की बात होती है। लेकिन जब ये मरने वाले का ये देखा गया कि किसके सर पे तिलक है, माथे पे तिलक है और किसके सर पे टोपी है, जब टोपी और तिलक के बीच में डिफरेंशिएट करने के हिसाब से देश में लोगों के अंदर मानवाधिकारों की जागृति पैदा होने लगी, ह्यूमन राइट्स की बात करने लगे लोग, मानवता की बात करने लगे, तो मानवता टोपी और तिलक के बीच की दूरी में तय होती थी, यह सबके लिए एक नहीं था। तो तिलक में मरने वाले मर जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2.5 लाख लोग 5 लाख लोग भाग जाएं, अपने देश में भी शरणार्थी बन जाएं और उनके 2,500 लोगों की हत्याएं कर दें, पड़ोसी हत्याएं करें जो बरसा बरस उनके, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक टोपी वाले की हत्या कहीं हो गई हो तो पूरी दुनिया के अंदर बवाल मच जाएगा, यूएनओ के बाहर जाके लोग खड़े हो जाएंगे, इंग्लैंड में जाके चिल्लाएंगे, दूसरी सरकारों पर दबाव डालेंगे, यहां से चिट्ठी लिखी जाएगी कि इस्लामिक देश यहां आए और भारत को समझाएं और तमाम किस्म के गद्दारियों की चीजें होने लगेंगी, लेकिन देश में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आर्टिकल 35 है जिसके प्रावधान इतने खतरनाक थे, लेकिन यही आर्टिकल 35 है 1954 में भारत के संविधान में जोड़ा गया। लेकिन उस वक्त के कश्मीरी लीडरान को देखिए कि कितने समझदार थे कि उन्होंने भारत की सरकार से कहा कि जो आपने 1954 में प्रावधान जो पास किया है आर्टिकल 35 है, ये हम अपने जम्मू कश्मीर के संविधान में इसे 1944 से लागू करेंगे। अगर कोई कानून 1954 में बन रहा है तो 1954 की रात से शामिल होगा, यह 1944 से कैसे हो सकता है जब 1944 में भारत आजादी नहीं हुआ था, जब भारत का अपना संविधान नहीं था, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान नहीं था। तो कोई प्रोविजन 1954 में दिल्ली में लागू होगा लेकिन जम्मू कश्मीर के संविधान में 1944 से होगा। लेकिन सक्सेसिव सरकारों ने, केंद्र ने, न्यायपालिका ने, किसी ने यह नहीं पूछा कि भाई 1944 से इसके लागू होने का मतलब क्या है, क्यों 1944 से लागू होगा, नहीं पूछा। मैं आपको बताता हूं कि 1944 से क्यों लागू किया गया। एक खास मकसद, एक सांप्रदायिक सोच, एक एंटी हिंदू एजेंडा, एंटी इंडिया एजेंडा, जम्मू कश्मीर को दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने का एजेंडा था। और जो छुपाता है वो मक्कार है और जो उनको इस छुपाने में मदद करता है वो कोई हो, वो उनसे बड़ा मक्कार है और देशद्रोही है। 1944 की डेट जम्मू कश्मीर के आईन में, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए लागू की गई कि जब भारत का विभाजन तय हो गया
1940 में लाहौर के अंदर यह तय हो गया कि पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हो गया। लाहौर की उस जगह जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जी फूल चढ़ाने गए थे, जिसे मीनारे पाकिस्तान कहते हैं, तो वहां से लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया। और 44 आते आते जब हिंदुओं के खिलाफ मारकाट शुरू हो गई, तो जो हिंदू 1944 से लेकर के 1957 तक, जब तक जम्मू कश्मीर का संविधान नहीं लिखा गया था, लगातार भारत में आते गए। उसमें हिंदू भी थे, डोगरा भी थे, सिख भी थे, बौद्ध भी थे, जैन भी थे, पारसी भी थे, ये तमाम सारे लोग आए, ईसाई भी थे। लेकिन उस वक्त के मक्कार, मुनाफिक, झूठे, हिंदू विरोधी शेख अब्दुल्ला और उसका पूरा खानदान और वो तमाम राजनीतिक लोगों ने यह तय किया कि 1944 के बाद तो 99% जो माइग्रेट होके उधर से इधर आ रहे हैं वो तो सिर्फ नॉन मुस्लिम लोग हैं, वो मुसलमान तो है नहीं। तो अगर ये जम्मू कश्मीर में आके बसेंगे तो डेमोग्राफी पर असर पड़ेगा। तो आपने कहा कि जो 1944 के बाद आए हैं हम उन्हें नागरिकता नहीं देंगे। तो जो 14 मई 1954 को कानून बना, जो तथाकथित आदेश था राष्ट्रपति का, जिस पे संसद पे कभी बहस नहीं हुई, जो लोग आज हर बात पे बहस चाहते हैं, जो संसद पे भी चाहते हैं, जो शाहीन बाग में भी चाहते हैं, जो सड़कों पे भी चाहते हैं, जो डिबेट चाहते हैं, जो फ्री थॉट की बात करते हैं, उन्होंने इस आर्टिकल पे चर्चा करने की कोई मांग नहीं उठाई। कभी इस आर्टिकल में, इस तथाकथित राष्ट्रपति के आदेश में क्या प्रावधान है, इसको देश को बताने की जरूरत नहीं की। ये इंटेलेक्चुअल करप्ट, ये इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं।